सभी को जय जिनेन्द्र और सबको बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक हमने 3 कर्म ग्रंथ की स्टडी कर ली है और अभी हम साथ में मिलके चौथे कर्म ग्रंथ की स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने पहले 3 कर्म ग्रंथों में क्या क्या देखा। पहला कर्म ग्रंथ जिसका नाम था कर्म विपाक, इसमें मुख्यतः हमने 8 कर्म, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ, उनके बंध किस तरीके से होते हैं, उदय किस तरीके से आते हैं, उनके लक्षण, ये सब चीज़ें देखी। दूसरा कर्म ग्रंथ जिसका नाम था कर्मस्तव, इस कर्म ग्रंथ में हमने बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, इनको 14 गुणस्थान के हिसाब से देखा कि किस किस गुणस्थान में कितने कितने कर्म का बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता होता है। तीसरा कर्म ग्रंथ जिसका नाम है बंध स्वामित्व, इस कर्म ग्रंथ में हमने 14 मार्गनाओं के द्वारा, कौन सी मार्गना? गति, जाति आदि 14 मार्गना, एवं गुणस्थानों के द्वारा किस किस मार्गना में कितने कितने गुणस्थान है और वहां पे कितने कितने कर्म प्रकृति का बंध होता है, यह हमने इस कर्म ग्रंथ में देखा। अभी हम चौथा कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे जिसका नाम है षडशीति। रिपीट करता हूं, चौथा कर्म ग्रंथ का नाम है षडशीति। इस कर्म ग्रंथ का दूसरा नाम है सूक्ष्मार्थ विचार। सूक्ष्मार्थ विचार, इसमें मुख्यतः 3 विषयों पर चर्चा की गई है। एक जीवस्थान, दूसरा मार्गना स्थान, तीसरा गुणस्थान। प्रथम जीवस्थान के अंदर हम देखेंगे गुणस्थान, योग, उपयोग, लेशा, बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, टोटल 8 पार्ट। दूसरा है मार्गना स्थान। मार्गना स्थान में हम देखेंगे जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेशा, अल्प बहुत्व, 6 पार्ट। और तीसरा है गुणस्थान, इसमें हम देखेंगे जीवस्थान, योग, उपयोग, लेशा, बंध हेतु, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता और अल्प बहुत्व, टोटल 10 पार्ट। और आखिरी में हम देखेंगे भाव और संख्या। इस तरीके से यह पूरा कर्म ग्रंथक में हम स्टडी करेंगे। पहले एक एक चीज की डेफिनेशन देख लेते। जीवस्थान, जो जीवित है, प्राणों को धारण करता है, उसे जीव कहते हैं। उसमें चेतना है, सुख दुख की अनुभूति है। इसमें क्या क्या आ जाता है? सूक्ष्म, बादर, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, सन्नी, असन्नी, पंचेंद्रिय। जीवस्थान यह जाति नाम कर्म, पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म के औदायिक भाव स्वरूप है, औदायिक भाव स्वरूप। दूसरा है मार्गना स्थान। मार्गना अर्थात खोज, शोधन, विचारना। गति, इंद्रिय, काय आदि 14 प्रकार की मार्गनाएं हैं। मार्गना स्थान यह नाम कर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और वेदनीय कर्म के औदायिक भाव रूप तथा पारिणामिक भाव रूप है। तीसरा गुणस्थान, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आत्मिक गुणों के विकास की क्रमिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यह मोहनीय कर्म के औदायिक, शायोपशमिक, औपशमिक और शायिक भाव के रूप से तथा योग के भाव और अभाव के रूप से है।
चौथा हम देखेंगे उपयोग, जिसके द्वारा ज्ञान और दर्शन गुण की प्रवृत्ति होती है उसे उपयोग कहते हैं। पांचवा योग, वीर्यांतराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम से होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति या आत्म प्रदेशों में होने वाले कंपन को योग कहते हैं। छठा लेशा, कषाय तथा योग के निमित्त से जीव के होने वाले शुभ अशुभ परिणाम को लेशा कहते हैं। सातवां बंध, मिथ्यात्व आदि हेतुओं से ग्रहण किए हुए नवीन कर्मों के साथ आत्म प्रदेशों का निर्क्षीर अथवा लोहपिंड अग्नि के समान जो संबंध होता है उसे बंध कहते हैं। आठवां उदय, बंधे हुए कर्म दलीक अपने नियत समय पर शुभ अशुभ फल के रूप में अनुभव जब देते हैं तो उसे उदय कहते हैं। उदीरना, कर्मों के उदय में आने के निश्चित समय से पूर्व उनकी स्थिति को कम करके अर्थात स्थिति का घात करके उन्हें भोग कर निर्जरित कर देना, इसे उदीरना कहते हैं। सत्ता, बंधे हुए कर्म जब तक आत्म प्रदेशों के साथ लगे रहते हैं अर्थात उदय या उदीरना द्वारा जब तक वो निर्जरित नहीं होते तब तक उनको सत्ता में रहे हुए हैं, इस तरीके से कहा जाता है। बंध हेतु, मिथ्यात्व आदि विपरीत परिणामों से कर्म योग्य पुद्गल कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं, उन परिणामों को बंध हेतु कहते हैं। अल्प बहुत्व, पदार्थों के परस्पर न्यूनाधिक भावों को अल्प बहुत्व कहते हैं। भाव, जीव और अजीव द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव तथा विभाव रूप से परिणमन होने को भाव कहते हैं। संख्यातादि, भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। पदार्थों के प्रमाण का कथन संख्या द्वारा किया जाता है। संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीन पारिभाषिक संज्ञाएं हैं। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस, काफी सारी इसके पहले भी आ चुकी है, सिर्फ रिवाइज कर दिया। अभी हम देखते हैं जीव स्थान अधिकार। सबसे पहले जीव के भेद देखते हैं। जीव के भेद अलग अलग तरीके से अलग अलग आते हैं। जीव के 14 भेद देखते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बेंद्रिय अपर्याप्त, बेंद्रिय पर्याप्त, तेंद्रिय अपर्याप्त, तेंद्रिय पर्याप्त, चौरेंद्रिय अपर्याप्त, चौरेंद्रिय पर्याप्त, असन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त, सन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त। इस तरीके से 14 भेद हो गए। थोड़ा सा इनमें की टर्मिनोलॉजी को वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपर्याप्त मतलब जिस जीव को उस भव में जितनी पर्याप्तियां पॉसिबल है उतनी पर्याप्तियां कंप्लीट जब तक नहीं होती तब तक जीव अपर्याप्त रहता है, और जब वो उतनी पर्याप्तियां कंप्लीट कर लेता है तब वह जीव पर्याप्त हो जाता है। इस एग्जाम्पल किससे समझते हैं? जैसे मुझे कितनी पर्याप्तियां पॉसिबल है? 6 पर्याप्ति। तो मेरे जीव ने जब 6 पर्याप्तियां कंप्लीट कर ली तब मैं पर्याप्त हो गया। जब मेरे जीव की 6 से कम पर्याप्तियां थी, 2, 3, 4, 5, उस वक्त मेरा जीव अपर्याप्त था।
लेकिन जब हम एकेंद्रिय को देखेंगे वहां पे मैक्सिमम पर्याप्ति पॉसिबल 4 है। तो जिस एकेंद्रीय जीव ने 4 पर्याप्तियां कंप्लीट कर ली है उसे पर्याप्त एकेंद्रीय कहते हैं, और 4 से नीचे अपर्याप्त। ठीक है, अभी देखते हैं सूक्ष्म और बादर का फर्क। सूक्ष्म मतलब सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देना, ये नहीं है डेफिनेशन, या जो जलाने से जलते नहीं, काटने से कटते नहीं, मारने से मारते नहीं, ये नहीं, ये बहुत छोटे छोटे लेवल की डेफिनेशन है। सूक्ष्म मतलब जिस जीव का सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है उसे सूक्ष्म कहते हैं। ये दिखने से रिलेटेड नहीं है, हाइट से रिलेटेड नहीं है, अर्थात अवगाहना से रिलेटेड नहीं है, यह प्योरली सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से रिलेटेड है। और जिस जीव का बादर नाम कर्म का उदय है उसे बादर कहते हैं। तो जिसका सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वह हमें आंखों से या किसी यंत्र से दिखाई नहीं देता, सिर्फ केवली भगवान उसे देख सकते हैं। चाहे वो सूक्ष्म जीव कितने भी क्यों न हो, जैसे ये अपना रूम है, इसमें सारे जीव ठसाठस सूक्ष्म जीव भरे हैं, तो भी उनको हम देख नहीं सकते। बादर जीव यस हम देख सकते हैं। अगर बहुत छोटा जीव है तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह बादर है। लेकिन जब वह समूह में आ जाता है तो हमको दिखाई देता है। जैसे धूल का एक कण नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारी धूल एकत्रित हो गई तो मिट्टी हमको दिखाई देती है। ठीक है, ओके। अभी ये हो गया सूक्ष्म और बादर। एक और चीज है, सूक्ष्म जीव जैसे यहां पे मेरा हाथ, इसमें से आर पार आ जा रहे कंटिन्यू, तो आने जाने से उनको भी तकलीफ नहीं हो रही है और मेरे हाथ को भी तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं सन्नी और असन्नी। सन्नी मतलब जिन जीवों को मन है, और असन्नी मतलब जिन जीवों को मन नहीं है। अभी पर्याप्त और अपर्याप्त में और 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एक करण और एक लब्धि। इसको समझते हैं। करण मतलब प्रेजेंट स्टेटस, अभी क्या पोजीशन में है। जैसे किसी जीव को जब हम बोलते हैं कि यह करण अपर्याप्त है, इसका मतलब अभी वो जीव अपर्याप्त है। जब हम बोलते हैं कि करण पर्याप्त, मतलब अभी वो जीव पर्याप्त है। यह हो गया प्रेजेंट स्टेटस। अभी लब्धि मतलब क्या? लब्धि मतलब ताकत, कैपेसिटी। जब हम कहते हैं किसी जीव को यह जीव लब्धि अपर्याप्त है, इसका मतलब वह जीव नियमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा। उस जीव के पास पर्याप्त होने की कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं लब्धि पर्याप्त, मतलब वह जीव अभी किसी भी अवस्था में है, लेकिन वह जीव नियमा पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करके ही काल करेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मेरा जीव करण के हिसाब से देखेंगे तो करण पर्याप्त है, और लब्धि के हिसाब से देखेंगे तो भी लब्धि पर्याप्त है, क्योंकि लब्धि पर्याप्त अगर नहीं होता तो अभी मैं पर्याप्त होता ही नहीं था। समूर्छिम मनुष्य कैसे रहते हैं? समर्षिम मनुष्य लब्धि अपर्याप्त होते हैं और करण भी अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि जो जीव लब्धि अपर्याप्त है वह हर वक्त करण अपर्याप्त ही होते हैं, कभी भी करण पर्याप्त नहीं हो सकते। पूरे स्टडी में हम याद रखेंगे सीरियल इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला अगर बोला तो वो होगा सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, और 14वां बोला तो सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त। सभी को जय जिनेन्द्र।